हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इट्स अनिर्बान सर हियर एंड आज का जो रिवीजन वीडियो है दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी. एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. हम सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से देखेंगे एंड मेनली कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हमारा सारा कंसेप्ट जो एप्लीकेशन है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the bulk stress मतलब volumetric stress on the spherical object of radius 10 by pi. Spherical object इसका radius 10 by pi centimeters दिया हुआ है. The area and mass of piston is 50 centimeter square. इसका area 50 centimeter square दिया हुआ है. piston का mass 50 kg दिया हुआ है. उनको bulk stress पूछा गया. It's very simple. देखो, you need to understand something कि ये जो piston है, अगर मैं मानता हूँ कि इक्विलिब्रियम में है तो अंदर जो भी प्रेशर डेवलप होगा वो बाहर वाले प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा. तो अंदर जो गैस का प्रेशर होगा, ध्यान से देखना, वो बाहर वाले प्रेशर के साथ मैच होगा. बाहर में कौन सा प्रेशर है? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसके पिस्टन का खुद का mg है जिसके कारण वो नीचे जाना चाहते हैं. तो mg के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम क्या लिखेंगे? mg/a. तो गैस वाला प्रेशर pa प्लस mg/a हो गया. समझ में आया? तो देखो, अच्छा मैंने तुमको एक चीज़ तो बताया नहीं. इन केस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम के केस में फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बुला सकते हैं? प्रेशर भी बुला सकते हैं. क्या बुला सकते हैं? प्रेशर भी बुला सकते हैं. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर. याद रखना इस चीज़ को, ठीक है. बोलना, ये टर्म बोलना मैं भूल गया था. तो डायरेक्ट प्रेशर निकालो. देखो, उन्होंने बहुत बढ़िया से प्रेशर निकाल दिया और प्रेशर ही हमारा क्या होगा? स्ट्रेस होगा इन दिस केस, है ना. फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है. ओके फाइन. अच्छा, एक बात को समझो. एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने का कोशिश करो कि रेस्टोरिंग फोर्सेस या स्ट्रेस कब डेवलप होगा. ये तभी डेवलप होगा अगर बॉडी का शेप एंड साइज बदलता है. बिकॉज स्ट्रेस को बनाने वाला कौन है? रेस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स. और इंटरनल फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स कब एक्टिवेट होता है? ये तब एक्टिवेट होगा जब तूने बॉडी के शेप एंड साइज को बिगाड़ दिया, डिफॉर्म कर दिया, दोनों एटम्स के बीच के डिस्टेंस को बदल दिया. बात समझ में आया? तो हमेशा याद रखना कि पहले डिफॉर्मेशन आता है, पहले बॉडी का शेप एंड साइज बिगड़ेगा, उसके बाद इंटरनल फोर्सेस या रेस्टोरिंग फोर्सेस एक्टिवेट होंगे और उसके बाद स्ट्रेस डेवलप होगा. तो स्ट्रेस बाद में आता है, डिफॉर्मेशन पहले आता है. ठीक है. और इस डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए हम और एक टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन. Is that clear? And what is strain? Strain in this case is what? Change in configuration divided by original configuration. बहुत सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, एक रॉड है, रॉड को तुमने खींचा, राइट. रॉड को अगर खींचोगे, लगा से उसका लेंथ del L अमाउंट से बढ़ गया. सो del L इज अ चेंज इन लेंथ. तो ऊपर क्या लिख दोगे? del L लिख दोगे. ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका जो ओरिजिनल लेंथ है उसको तुम क्या लिख दोगे? L लिख दोगे. ठीक है ना. अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर डीलिंग विद एन ऑब्जेक्ट जिसके सरफेस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप हुआ है, तो तुमको पता है कि उसका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली होगा चेंज इन वॉल्यूम, राइट. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दब गया होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया होगा, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, del V लिख दोगे. एंड ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की जगह एक्चुअल वॉल्यूम लिख दोगे, V लिख दोगे. ठीक है. तो एक बात को समझो, हमने अब तक कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस डिस्कस किया? लॉन्गिट्यूडिनल या नॉर्मल स्ट्रेस, फिर शेयर स्ट्रेस, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, राइट. तो तीन डिफरेंट सिचुएशंस है. तो इन स्ट्रेस को बनाने वाला तीन अलग अलग शेप एंड साइज में चेंज आया होगा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया होगा, जिसको हम स्ट्रेन से मेजर करते हैं. तो तीन अलग अलग स्ट्रेन्स भी होंगे. तो सबसे पहला स्ट्रेन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. क्या बोला मैंने? दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. ध्यान से देखो, बस इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का है नहीं यार. देखो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का सीन क्या है यार. तुम्हारे पास एक रॉड है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पता है ना. तुम्हारे पास एक रॉड है, मैंने ऑलरेडी बता दिया एन लेंथ का. तुमने इसको खींचा, इसका लेंथ फॉर एग्जांपल del L अमाउंट से इंक्रीज हो गया, तो तुम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करोगे? कमान, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तुम डिफाइन करोगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट? ओरिजिनल लेंथ. एंड ध्यान से देखो, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, बिकॉज ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी क्या है? लेंथ है. So basically this will be, strain will be a dimensionless quantity, it will be a unitless quantity. ठीक है ना. अच्छा, सेकंड में इन्होंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिस्कस किया. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब सोचो एक बलून है, तुमने इसको पानी के अंदर डाल दिया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया होगा. कितना चेंज हुआ? del V. इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V. So that is volumetric strain. बहुत सिंपल है. अच्छा, the thing that we need to discuss is shear strain. shear strain मतलब मैं उस घिसने वाले फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर तुमने सरफेस के अलावा फोर्स लगाया. तो ऑब्वियसली इसका शेप एंड साइज तो चेंज हुआ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया. ये रबर वाला एग्जांपल मैंने तुमको दिया था. एक रबर है,
फॉर एग्जांपल इसके बॉटम सरफेस को हमने टेबल के साथ ग्लू लगा के फिक्स करके रखा और ऊपर देखो, ये ध्यान से देखो, फोर्स लगाया तो उसका टॉप लेयर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या मेजर करता है? स्ट्रेन तुमको ये मेजर करके बताता है कि बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया। तो इन केस ऑफ शेयर स्ट्रेन, हम शेयर स्ट्रेन कैसे मेजर करते हैं, ध्यान से देखना। ये जो तुमको वर्टिकल फेस दिख रहा है ना, ये वर्टिकल फेस इस जमीन के साथ 90 डिग्री बना रहा था व्हेन नो शेयरिंग फोर्स वाज अप्लाइड। जब तक हमने शेयरिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये वर्टिकल फेस जो था वो जमीन के साथ 90 डिग्री बना रहा था। जब हमने शेयरिंग फोर्स अप्लाई किया, जब हमने घिसने वाला फोर्स अप्लाई किया, जब हमने रबर की शेप को बिगाड़ दिया, तो ये जो वर्टिकल लाइन है वो टिल्ट होकर यहाँ पहुंच गई। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिल्ट इन दिस केस? दिस इज द अमाउंट ऑफ टिल्ट जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करें। तो खुद सोच के देखो, मैं जितना ज़्यादा बॉडी को डिफॉर्म करूँगा शेयर फोर्स लगा के, उतना ज़्यादा तुम्हारा फेस क्या करेगा? टिल्ट करेगा। तो फाई का वैल्यू जितना होगा उतना ज़्यादा बॉडी में डिफॉर्मेशन आया होगा। तो शेयर स्ट्रेन हम कैसे मेजर करते हैं? शेयर स्ट्रेन हम मेजर करते हैं फाई के थ्रू। तो फाई इन दिस केस इज व्हाट? फाई इन दिस केस इज शेयर स्ट्रेन। बात को समझो यार, फाई अगर हमको पता है तो फाई हमको एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन देगा कि बॉडी कितना बिगड़ चुका है, उसका शेप एंड साइज कितना बदल चुका है। तो जितना बड़ा फाई होगा उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन आया होगा। तो 10 फाई हम निकालते हैं। 10 फाई क्या होगा? ध्यान से देखो, 10 फाई इन दिस केस, ये जो x है, दिस इज द शिफ्ट ऑफ द टॉप लेयर। टॉप लेयर कितना आगे शिफ्ट हो चुका है, तो x लिख दिया। परपेंडिकुलर में बेस क्या हो जाएगा? ये वाला वर्टिकल लेंथ दैट इज n, है ना। एंड ध्यान से देखो, ये जो फाई है नॉर्मली बहुत 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 ज़्यादा छोटा होता है। तो 10 फाई को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? फाई लिख सकते हैं। एंड दैट इज इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? x बाई n। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाई इक्वल टू x बाई n। x ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, दिस इज डायमेंशनलेस, दैट मीन्स दिस इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। देखो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ। इज दैट क्लियर? समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द बल्क स्ट्रेस, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऑन द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 10 by pi। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इसका रेडियस 10 by pi सेंटीमीटर्स दिया हुआ है। द एरिया एंड मास ऑफ पिस्टन इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, पिस्टन का मास 50 kg दिया हुआ है। उनको बल्क स्ट्रेस पूछा गया। इट्स वेरी सिंपल। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कि ये जो पिस्टन है, अगर मैं मानता हूँ कि इक्विलिब्रियम में है, तो अंदर जो भी प्रेशर डेवलप होगा वो बाहर वाले प्रेशर के साथ क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। तो अंदर जो गैस का प्रेशर होगा, ध्यान से देखना, वो बाहर वाले प्रेशर के साथ मैच होगा। बाहर में कौन सा प्रेशर है? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसके पिस्टन का खुद का mg है, जिसके कारण वो नीचे जाना चाहता है। तो mg के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम क्या लिखेंगे? mg/a। तो गैस वाला प्रेशर pa प्लस mg/a हो गया। समझ में आया? तो देखो, अच्छा मैंने तुमको एक चीज़ तो बताया नहीं। इन केस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम के केस में फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बुला सकते हैं? प्रेशर भी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? प्रेशर भी बुला सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। बोलना, ये टर्म बोलना मैं भूल गया था। तो डायरेक्ट प्रेशर निकालो। देखो मैंने बहुत बढ़िया से प्रेशर निकाल दिया, और प्रेशर ही हमारा क्या होगा? स्ट्रेस होगा इन दिस केस, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। ओके फाइन। अच्छा, एक बात को समझो, एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने का कोशिश करो कि रेस्टोरिंग फोर्सेस या स्ट्रेस कब डेवलप होगा? ये तभी डेवलप होगा अगर बॉडी का शेप एंड साइज बदलता है। बिकॉज स्ट्रेस को बनाने वाला कौन है? रेस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स कब एक्टिवेट होता है? ये तब एक्टिवेट होगा जब तुमने बॉडी के शेप एंड साइज को बिगाड़ दिया, डिफॉर्म कर दिया, दोनों एटम्स के बीच के डिस्टेंस को बदल दिया। बात समझ में आया? तो हमेशा याद रखना कि पहले डिफॉर्मेशन आता है, पहले बॉडी का शेप एंड साइज बिगड़ेगा, उसके बाद इंटरनल फोर्सेस या रेस्टोरिंग फोर्सेस एक्टिवेट होंगे, और उसके बाद स्ट्रेस डेवलप होगा। तो स्ट्रेस बाद में आता है, डिफॉर्मेशन पहले आता है, ठीक है। और इस डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए हम और एक टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन। Is that clear? And what is strain? Strain in this case is what? Change in configuration divided by original configuration. बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है, रॉड को तुमने खींचा, राइट। रॉड को अगर खींचोगे, लगा से उसका लेंथ डेल एल अमाउंट से बढ़ गया, सो डेल एल इज अ चेंज इन लेंथ। तो ऊपर क्या लिख दोगे? डेल एल लिख दोगे। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका जो ओरिजिनल लेंथ है उसको तुम क्या लिख दोगे? एल लिख दोगे, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर डीलिंग विद एन ऑब्जेक्ट जिसके सरफेस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेवलप हुआ है, तो तुमको पता है कि उसका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली होगा चेंज इन वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तब क्या होगा? उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया होगा, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, डेल वी लिख दोगे, एंड ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की जगह एक्चुअल वॉल्यूम लिख दोगे, वी लिख दोगे, ठीक है। तो एक बात को समझो, हमने अब तक
कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस डिस्कस किया, लॉन्गिट्यूडिनल या नॉर्मल स्ट्रेस, फिर शेयर स्ट्रेस, फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, राइट। तो 3 डिफरेंट सिचुएशंस है। तो इन स्ट्रेस को बनाने वाला 3 अलग अलग शेप एंड साइज में चेंज आया होगा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया होगा, जिसको हम स्ट्रेन से मेजर करते हैं। तो 3 अलग अलग स्ट्रेन्स भी होंगे। तो सबसे पहला स्ट्रेन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बोला मैंने? दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ध्यान से देखो, बस इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का है नहीं यार। देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का सीन क्या है यार, तुम्हारे पास एक रॉड है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पता है ना, तुम्हारे पास एक रॉड है, मैंने ऑलरेडी बता दिया एन लेंथ का, तुमने इसको खींचा, इसका लेंथ फॉर एग्जांपल डेल अमाउंट से इंक्रीज हो गया, तो तुम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करोगे? कमान, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तुम डिफाइन करोगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट? ओरिजिनल लेंथ। एंड ध्यान से देखो, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, बिकॉज ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी क्या है? लेंथ है। So basically this will be, strain will be a dimensionless quantity, it will be a unitless quantity, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड में इन्होंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिस्कस किया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब सोचो एक बलून है, तुमने इसको पानी के अंदर डाल दिया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, कितना चेंज हुआ? डेल वी, इनिशियल वॉल्यूम कितना था? वी। सो दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बहुत सिंपल है। अच्छा, द थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन मतलब मैं उस घिसने वाले फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर तुमने सरफेस के अलावा फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली इसका शेप एंड साइज तो चेंज हुआ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। ये रबर वाला एग्जांपल मैंने तुमको दिया था, एक रबर है फॉर एग्जांपल, इसके बॉटम सरफेस को हमने टेबल के साथ ग्लू लगा के फिक्स करके रखा, और ऊपर देखो, ये ध्यान से देखो, फोर्स लगाया तो उसका टॉप लेयर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या मेजर करता है? स्ट्रेन तुमको ये मेजर करके बताता है कि बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन में कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया। तो इन केस ऑफ शेयर स्ट्रेन, हम शेयर स्ट्रेन कैसे मेजर करते हैं? ध्यान से देखना, ये जो तुमको वर्टिकल फेस दिख रहा है ना, ये वर्टिकल फेस इस जमीन के साथ 90 डिग्री बना रहा था व्हेन नो शेयरिंग फोर्स वाज अप्लाइड। जब तक हमने शेयरिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये वर्टिकल फेस जो था वो जमीन के साथ 90 डिग्री बना रहा था। जब हमने शेयरिंग फोर्स अप्लाई किया, जब हमने घिसने वाला फोर्स अप्लाई किया, जब हमने रबर की शेप को बिगाड़ दिया, तो ये जो वर्टिकल लाइन है वो टिल्ट होकर यहाँ पहुंच गई। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिल्ट इन दिस केस? दिस इज द अमाउंट ऑफ टिल्ट जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करें। तो खुद सोच के देखो, मैं जितना ज़्यादा बॉडी को डिफॉर्म करूँगा शेयर फोर्स लगा के, उतना ज़्यादा तुम्हारा फेस क्या करेगा? टिल्ट करेगा। तो फाई का वैल्यू जितना होगा उतना ज़्यादा बॉडी में डिफॉर्मेशन आया होगा। तो शेयर स्ट्रेन हम कैसे मेजर करते हैं? शेयर स्ट्रेन हम मेजर करते हैं फाई के थ्रू। तो फाई इन दिस केस इज व्हाट? फाई इन दिस केस इज शेयर स्ट्रेन। बात को समझो यार, फाई अगर हमको पता है तो फाई हमको एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन देगा कि बॉडी कितना बिगड़ चुका है, उसका शेप एंड साइज कितना बदल चुका है। तो जितना बड़ा फाई होगा उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन आया होगा। तो 10 फाई हम निकालते हैं। 10 फाई क्या होगा? ध्यान से देखो, 10 फाई इन दिस केस, ये जो x है, दिस इज द शिफ्ट ऑफ द टॉप लेयर। टॉप लेयर कितना आगे शिफ्ट हो चुका है, तो x लिख दिया। परपेंडिकुलर में बेस क्या हो जाएगा? ये वाला वर्टिकल लेंथ दैट इज n, है ना। एंड ध्यान से देखो, ये जो फाई है नॉर्मली बहुत 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 ज़्यादा छोटा होता है, तो 10 फाई को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? फाई लिख सकते हैं। एंड दैट इज इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? x बाई n। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाई इक्वल टू x बाई n। x ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, दिस इज डायमेंशनलेस, दैट मीन्स दिस इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। देखो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ। इज दैट क्लियर? समझ आया? ओके, सो नेक्स्ट we are going to talk about the Hooke's law and modulus of elasticity. Hooke's law क्या कहता है? Hooke's law कहता है, पता होगा, वेरी फेमस लॉ, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हम उसका रेशियो निकालेंगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद है ये चीज़? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जिसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अभी स्ट्रेस स्ट्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स के होंगे। देखो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नंबर 1 यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 2 बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 3 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लोड नहीं लेने का, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। वी टॉक अबाउट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कब होगा? when you deal with longitudinal stress and longitudinal strain. Stress in this case is nothing but force by area, and strain in case of longitudinal strain is what? Change in length by original length, del L by N. So this is the expression that we are talking about, y equal to stress by strain, दिख रहा है? force by area divided by change in length by original length। बहुत बहुत सिंपल है। छोटा सा क्वेश्चन एक देख लेते हैं। फाइंड आउट द शिफ्ट इन द पॉइंट B, C and D।
देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो एक फॉर एग्जांपल रॉड हम मानते हैं मासलेस रॉड है बिकॉज इसके मास के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो हम इसको मासलेस मान रहे हैं। और हमने इस एंड में कितना फोर्स लगा के रखा है, 10G फोर्स लगा के रखा है, ठीक है ना। एक बात को समझो, अभी अगर मैं बी वाले सेक्शन में तुमको पूछूं कि टेंशन कितना होगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, ये हो गया सीलिंग और ये हो गया हमारा बी वाला पोर्शन, है ना। तो बी वाले पोर्शन में टेंशन कितना होगा, ध्यान से देखो, दिस इज टी। तो अगर मैं नीचे वाले पोर्शन का एपीडी बनाऊं ऐसे करके, तो यहाँ पर भी एक टी लगेगा, है ना। और यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच्ड है जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू है 10G। तो टी का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू बराबर आ जाएगा 10G। डू यू एग्री विद दिस? इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि बी वाले क्रॉस सेक्शन में, सी वाले क्रॉस सेक्शन में, डी वाले क्रॉस सेक्शन में अगर तुम एफबीडी बना के उस क्रॉस सेक्शन के सरफेस में कितना टेंशन लग रहा है उसका वैल्यू अगर निकालोगे, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 10G आएगा। दैट मीन्स हर एक क्रॉस सेक्शन में फोर्स का वैल्यू क्या है, टेंशन का वैल्यू क्या है, सेम है। इस बात को याद रखना, सेम इन ऑल क्रॉस सेक्शंस। है ना, दिस इज सेम इन ऑल क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या है, ध्यान से देखो। अभी अगर मैं इस वाले सेगमेंट के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो इन दिस केस अगर हमको ये निकालना है कि बी वाला सेगमेंट कितना नीचे जा चुका है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स बाय एरिया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। सो चेंज इन लेंथ, डेल एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, FL divided by what, A1. So this is the basic formula that we are going to use to find out the change in length. And ध्यान से देखना, ये जो F है ना, ये हर क्रॉस सेक्शन में क्या है, सेम है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम L लेंथ लिख रहे हो, पूरा L लेंथ लिख रहे हो, इस पूरे L लेंथ के हर जगह पर फोर्स का वैल्यू क्या है, सेम है ना, तब जाके तुम ये L लिख रहे हो। अगर ऐसा होता कि ऑल अलोंग द रॉड अलग अलग क्रॉस सेक्शन में फोर्स का वैल्यू अलग अलग होता, तो तुम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तुम लेंथ के जगह पूरा L नहीं लिख सकते, बिकॉज पूरे लेंथ के अलोंग हर जगह क्रॉस सेक्शन में फोर्स का वैल्यू अगर F नहीं होता, सेम नहीं होता, तो तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते। इसको लेके भी मैं एक अलग सा प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो बोला वो ध्यान से सुनो, यहाँ पर हर क्रॉस सेक्शन में F का वैल्यू सेम है, इसीलिए हमने पूरे L लेंथ के लिए F ही रखा फोर्स, ठीक है। अभी अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूँ, चेंज इन लेंथ ऑफ द सेक्शन भी, तो फोर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10G। इसका लेंथ कितना देगा, ध्यान से देखो, 0.1 मीटर्स, है ना, डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया दिया हुआ है इन दिस केस, एरिया दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है, 10⁻⁻7। अच्छा, एरिया दिया हुआ है 10⁻⁷ और यंग्स मॉडुलस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज 2.5 इंटू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 10⁻10, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज चेंज इन द सेगमेंट लेंथ ऑफ द सेगमेंट बी, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, यहाँ पर पूछा क्या है, इसमें पूछा है शिफ्ट कितना होता है, लेंथ में कितना चेंज है वो नहीं पूछा गया, शिफ्ट कितना होगा। डेफिनेटली बी, ये वाला ये वाला जो सेगमेंट है, ए बी वाला सेगमेंट जितना लंबा होगा, बी उतना ही शिफ्ट करेगा। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं बीसी वाले सेक्शन के बारे में बात करूँ, चेंज इन लेंथ ऑफ द बीसी वाला सेक्शन, तो हम फिर से 10G पुट करेंगे, है ना, एफ की जगह। लेंथ की जगह इसका लेंथ हम क्या पुट कर सकते हैं, 0.1 मीटर पुट कर सकते हैं। ओके, नहीं, यहाँ से यहाँ तक 0.2 मीटर से, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर 0.2 मीटर से, ये हमने पुट कर दिया। एरिया की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 10⁻⁻7 एंड यंग्स मॉडुलस क्या होगा, 4 इंटू 10⁻10, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो तुम कर लो, बट अगर तुमको ये पूछा है कि बीसी वाले सेगमेंट में शिफ्ट कितना हुआ है, तो एक बात को समझो। एक तो बीसी सेगमेंट में, खुद के बीसी सेगमेंट में एक लेंथ का चेंज आएगा, तो लेंथ कितना चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया, लेंथ ऑफ बीसी सेक्शन, बीसी का लेंथ इतने से इंक्रीज हो गया, एंड एट द सेम टाइम बी जो है वो भी तो नीचे आ गया था ना, एंड बी वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना नीचे आया वो हमने यहाँ पर निकाल के रखा था, तो हमने डेल एल बी लिख दिया। तो बेसिकली अगर तुमको ये पूछा जाए कि सी वाला लेंथ कितना नीचे गया है, सी वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना नीचे गया है, सी वाले क्रॉस सेक्शन के नीचे जाने में दो चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है। एक तो बीसी लेंथ खुद लंबा हो जाता है, चेंज इन लेंथ ऑफ बीसी, उसके लिए कुछ नीचे गया होगा, एंड ये जो बीसी वाला रॉड का टुकड़ा है वो बी के साथ कनेक्टेड है, एंड बी वाला पॉइंट भी खुद नीचे आ जा चुका है, तो इसको भी तुमको पकड़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अभी तुमको अगर कोई पूछे कि डी वाला लेंथ कितना शिफ्ट हुआ है, तो तुमको क्या करना है, सी डी वाले सेगमेंट में कितना चेंज आया वो लिख देना, प्लस
ये जो सी वाला सेगमेंट है वो कितना नीचे आ गया वो भी लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन मैंने बहुतों को गलत करते हुए देखा, बहुत ज़्यादा, और इसको लेकर मैंने थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था। आगे जाके मैं फिर से करूँगा, एक मिनट। ओके ओके, तो देखो, let us say that we have a rod that is having a self weight of what, W, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ है, दिख रहा है, बढ़िया सा पिक्चर है। एक रॉड है, ए है, इसका वेट W दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, इसका जो लेंथ L दिया हुआ है। कंसिडरिंग एन एलिमेंट, अच्छा ये मैं बताता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल तुमको ये पूछा है कि ये जो रॉड है वो अपने ही सेल्फ वेट के कारण कितना लंबा हो जाएगा, मतलब वो तो हैंग कर रहा है ना, उसका खुद का वेट है जो कि उस रॉड को नीचे की तरफ खींच रहा है। इट्स बेसिकली a tensile force that is basically acting along the length of the rod। तो उसके सेल्फ वेट के कारण वो कितना लंबा हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा एक डिस्कशन है, ध्यान देना। देखो, लेट अस से हमारे पास ये रॉड है, दिस इज द रॉड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। इसका सेल्फ वेट है W नीचे की तरफ लगा, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इन दिस केस इज L। इस रॉड का लेंथ जो दैट इज L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं बेस से x डिस्टेंस ऊपर, कितना डिस्टेंस ऊपर, x डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, अगर मैं तुमको पूछूं कि इस क्रॉस सेक्शन में, यहाँ पर जो ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें जो टेंशन लग रहा है उसका वैल्यू कितना है वो निकालो, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमको सिर्फ यहाँ पर काट के आइधर नीचे वाले पोर्शन का एपीडी बनाना है या ऊपर वाले पोर्शन का एपीडी बनाना है। तो लेट अस से हमने क्या किया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने क्या किया, लेट अस से हमने इस पोर्शन में काटा, ये ऊपर वाला पोर्शन है, और नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा अलग से बनाया ताकि हम फोर्सेस को अच्छे से शो कर पाए, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो, अभी क्या है, अभी यहाँ पर एक टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पर भी एक टेंशन T लग रहा होगा, because these two surfaces, these two cross sections have a tendency to get separated from each other, तो forces will be pulling both the cross sections towards each other, तो टेंशन T ऐसा है। और इस पोर्शन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पोर्शन का, मैं इस पोर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका सेल्फ वेट कितना होगा वो निकाल लेते हैं। मुझे पता है कि पूरे रॉड का सेल्फ वेट कितना है W, तो पर यूनिट लेंथ सेल्फ वेट कितना होगा W/L। डू यू एग्री विद दिस? द L लेंथ का वेट अगर W है तो पर यूनिट लेंथ का वेट कितना होगा W/L। और हमको ये पता है कि ये जो लेंथ है ये कितना लेंथ है, दिस इज x। दैट मीन्स तो x लेंथ का वेट कितना होगा W/L, अगर यूनिट लेंथ का वेट है तो x लेंथ का वेट कितना होगा W/L इंटू x। बोलो ये समझ में आएगा? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो अगर मैं नीचे वाले टुकड़े का एफबीडी बनाओ और इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है वो लिखूँ, मुझे पता है ये नीचे वाला जो सेक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है, इस पर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, 0। सो T बराबर हम क्या लिख सकते हैं, T बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज W/x क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? T बराबर W/x/L लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता है, यहाँ पर ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन है, दिस इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ x, है ना। बिकॉज तुम जितना नीचे जाओगे, तुमने क्रॉस सेक्शन यहाँ बनाया और थोड़ा नीचे क्रॉस सेक्शन बनाओ, ठीक है, और थोड़ा नीचे क्रॉस सेक्शन बनाओ, तो थोड़ा नीचे अगर क्रॉस सेक्शन बनाओगे तो x का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। x का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो टेंशन का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। या सीधा सीधा अगर मैं बोलना चाहूँ, टेंशन जो है वो x पे डिपेंड करता है। x हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द रॉड, जितना ऊपर जाओगे टेंशन का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जितना नीचे जाओगे टेंशन का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एक बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर क्रॉस सेक्शन में टेंशन का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। अगर हर क्रॉस सेक्शन में टेंशन का वैल्यू अलग अलग है तो हर क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हर क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस अलग है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब हर एक क्रॉस सेक्शन में जो इलांगेशन आएगा, एज बिकॉज फोर्स अलग अलग है, हर एक क्रॉस सेक्शन में जो इलांगेशन होगा वो इलांगेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मुझे अगर पूरे रॉड का इलांगेशन निकालना है, मुझे किसी एक छोटे से सेगमेंट, किसी एक छोटे से एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा, उसमें कितना इलांगेशन है वो निकालना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करके टोटल इलांगेशन हम निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, बस तुम कहानी सुनते जाओ, जस्ट लिसन टू द स्टोरी, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ओके, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ इसी डायग्राम को। फिर से ये नीचे वाले पोर्शन को फिर से और पर बनाता हूँ, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं तो ऊपर वाले पोर्शन को बनाता हूँ, ठीक है, तो ऊपर वाले पोर्शन को बनाता हूँ। लेट अस सी, ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। और इस ऊपर वाले पोर्शन में अभी इस वक्त इस पे जो टेंशन लग रहा है, इस T और इस T का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो हम इस टेंशन की जगह क्या लिख सकते हैं,
इन दिस केस इस टी के जगह हम लोग इस पे जो टेंशन लग रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस केस दिस टी एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन इन दिस केस इज टी इक्वल टू, ध्यान से देखो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स बाई एल, है ना, ये लिख सकते हैं। ओके फाइन। तो ये जो टेंशन है ये अगर मैं रॉड के अलोंग थोड़ा और ऊपर चला जाऊं तो ये तो टेंशन बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट चूज करता हूँ, लेट अस से ये हमने एक एलिमेंट चूज किया जिसका थिकनेस कितना है, जिसका थिकनेस है dx, ये एलिमेंट है इन द शेप ऑफ ए कॉइन। अगर मैं इस dx लेंथ का एक एलिमेंट चूज करूँ, dx लेंथ का अगर मैं ये एलिमेंट चूज करूँ तो dx इतना इनफाइनिटली छोटा लेंथ है, तो dx लेंथ के अलॉन्ग मैं टेंशन t का वैल्यू क्या मान सकता हूँ, dx लेंथ के अलॉन्ग मैं टेंशन t का वैल्यू सेम मान सकता हूँ। मतलब in this particular discussion what is the original length, the original length is dx and we can say all over the length dx the tension t will stay as what, wx by l, because the length dx is infinitesimally small। अच्छा, इसके कारण यहाँ पर जो छोटा सा चेंज इन लेंथ आएगा, दिख रहा है यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ आएगा इस, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में और एक छोटा सा एक्सटेंशन दिखाया। एक्सटेंशन मतलब अगर dx ओरिजिनल लेंथ है तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना आया होगा, लेट अस से dy चेंज इन लेंथ आया। डू यू एग्री विद दिस, dx वाज ओरिजिनल लेंथ, उसमें खिंचाव आया और खिंच के वो और कितना लंबा हो गया, dy हो गया। तो dy जो है वो चेंज इन लेंथ है, dx जो है दैट इज ओरिजिनल लेंथ। नाउ यू विल बी एबल टू यूज द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस। मैं अभी यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करता हूँ, दैट इज y इक्वल टू फोर्स कितना है t, भाई एरिया की जगह हम लोग a लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना होगा dy एंड ओरिजिनल लेंथ क्या होगा dx। बिकॉज ये जो t का वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा wx by l, इस बात को समझो कि wx by l will be constant only for the length dx। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो ध्यान से देखना dx इज द ओरिजिनल लेंथ, सो dy की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dy in this case can be written as t into dx divided by a into y, लिख सकता हूँ ना। अच्छा, अभी टेंशन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज wx by l और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं dx, नीचे हम क्या लिख सकते हैं ay, ठीक है, दिस इज dy। And what is dy? dy is the change in length of an infinitesimally small length of the rod, that is dx। तो अगर मुझे total change in length निकालना है मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Let us say इसका वैल्यू 0 से इंक्रीज हो गया, कहाँ तक पहुँचता है y, और x हम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक वेरी करेंगे। तो 0 से लेके हमने l तक वेरी किया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज y माइनस 0, दैट इज y, यहाँ पर w बाई a y l, ये तो ऐसे रहेगा, एंड x इंटू dx कितना आ जाएगा, दैट इज l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, l स्क्वायर चला जाएगा, हाँ l स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, ध्यान से देखो wl डिवाइडेड बाई 2ay। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है दैट इज बेसिकली द चेंज इन द लेंथ ऑफ द एंटायर रॉड। देखो इस पूरे डिस्कशन से तुमको सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, जब भी तुम ऐसा प्रॉब्लम करोगे एक बार अपने आप को पूछो कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हर एक क्रॉस सेक्शन में क्या फोर्स का वैल्यू सेम है। अगर फोर्स का वैल्यू सेम है तो तुमको यहाँ पर dx लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल लेंथ l लिख लो, बिकॉज पूरे l लेंथ के लिए तुम्हारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट। तुम पूरे लेंथ के लिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर तुमको दिख रहा है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन में टेंशन अलग अलग है, स्ट्रेस अलग अलग होगा, स्ट्रेन अलग अलग होगा, तब तुमको एक छोटा सा लेंथ dx लेना पड़ेगा, उसमें चेंज इन लेंथ निकालना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करके टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड निकाल पाओ। बात समझ आया पक्का? ये और एक क्वेश्चन है जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसको लेकर मैंने अभी डिस्कस किया था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर and cross sectional radius 0.1 meter is rotated about one end with an angular speed of 100 radian per second। यहाँ से ओके, यहाँ पर 400 दिया है। अच्छा चलो हम लोग ओमेगा लेके ही काम करेंगे। फाइंड आउट द इलॉन्गेशन इन रॉड, रॉड में कितना इलॉन्गेशन है वो पूछा गया। अभी देखो रॉड में कितना इलॉन्गेशन होगा, उसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस कितना डेवलप होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर काट देता हूँ, ठीक है ना, काट के पेड़ी बनाता हूँ, सोचो ये हो गया वॉल वाला पोर्शन और यहाँ पर हमारा रॉड कनेक्टेड है ना, ये वाला रॉड कनेक्टेड है, ऐसा मैंने दोनों को अलग अलग करके बनाया, ठीक है। लेट अस से यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, लेट अस से इस लेंथ को मैं x कहता हूँ, तो इस लेंथ को हम कितना कहेंगे, इस लेंथ को हम कहेंगे l माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, बात समझ आया। एंड लेट अस से इस पूरे रॉड का मास m था, एंड लेट अस से दिस इज l लेंथ, सो इस मास पर यूनिट लेंथ m by l। तो इस पोर्शन का मास कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज m
by L, that is mass per unit length into L minus x, ठीक है ना। एंड एज बिकॉज ये टुकड़ा जो बाहर की तरफ जाना चाहता है तो इसमें टेंशन जो डेवलप होगा, टेंशन टी ऐसा डेवलप होगा, इज दैट क्लियर। तो इसमें भी उतना ही टेंशन टी डेवलप होगा, बात को समझो, इज दैट क्लियर। अच्छा अभी ध्यान दो इस वाले सेगमेंट, ये जो टेंशन टी है, यही टेंशन टी, ये जो सेगमेंट है इस पर्टिकुलर रॉड के अबाउट क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है। तो इस पर्टिकुलर टुकड़े को गोल घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ये टेंशन टी दे रहा है। बात समझ में आया। तो टेंशन टी विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस। तो एक बात समझो। सो इन दिस केस मैं क्या कर सकता हूँ, इस रॉड का जो टोटल मास है, रॉड के टोटल मास को यहाँ पर कंसेंट्रेट कर सकता हूँ, मतलब ये जो मास है यहाँ पर कंसेंट्रेट कर सकता हूँ। और इस मास का क्या बोला मैंने, इस मास का एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो, देखो ये जो एक्सिस है, एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, देखो इट इज x प्लस l माइनस x डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया डिस्टेंस एक्सिस से। इज दैट क्लियर। अच्छा तो इन दिस केस टेंशन t का वैल्यू जो होगा वो वैल्यू कितना होगा, मास ऑफ दैट पोर्शन इट इज m बाई l इनटू l माइनस x, हाँ रेडियस r इनटू ओमेगा स्क्वायर। r की जगह तो हम ये पुट कर देंगे, तो देखो यहाँ पर क्या, दैट इज m l माइनस x बाई l। रेडियस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखो 2x माइनस एक्स, दैट इज इन दिस केस x प्लस l बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, x प्लस l डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट में यहाँ पर तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम टेंशन के एक्सप्रेशन को देखोगे तो टेंशन के एक्सप्रेशन में देयर इज अ वैल्यू x। अभी x का वैल्यू अगर चेंज होगा तो टेंशन का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होते रहेगा। इज दैट क्लियर, पक्का समझ में मैंने क्या कहा। इनफैक्ट यहाँ पर l माइनस एक्स और यहाँ पर l प्लस एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्या लिख सकते हैं, दिस इज टेंशन t। सो इफ x चेंजेस टेंशन t विल चेंज, इफ टेंशन t चेंजेस हर जगह अलग अलग स्ट्रेस होगा, हर जगह चेंज इन लेंथ भी क्या होगा, अलग होगा। तो हमको फिर से वो पुराना कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मैं इस सेगमेंट का सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। सो ये हमारे पास रॉड है ना, इसमें टेंशन t लग रहा है, तो हम इसमें जो लेंथ कंसीडर करेंगे, हम कुछ dx लेंथ कंसीडर करेंगे और हम ये मानेंगे कि इस dx लेंथ के अलावा ये t का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। और इस dx लेंथ में खिंचाव के कारण कुछ और चेंज इन लेंथ आया होगा जिसको हमने ग्रीन कलर से शो किया। इस चेंज इन लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। और ऐसे करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करना है। इसके बाद इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने जिस प्रॉब्लम को जैसे सॉल्व किया था, यहाँ पर भी वैसा ही सॉल्व करना है। ओरिजिनल लेंथ की जगह तुम क्या पुट करोगे, dx पुट करोगे, और उस ओरिजिनल लेंथ में कितना लेंथ बदल गया उसको तुम dy लिखोगे, और इस ओरिजिनल लेंथ dx लेंथ में कितना टेंशन t है, यही टेंशन t है। इज दैट क्लियर। हमको इतना मेहनत क्यों करना पड़ा, बिकॉज हर क्रॉस सेक्शन में टेंशन का वैल्यू अलग होगा, स्ट्रेस अलग होगा, स्ट्रेन अलग होगा, तो चेंज इन लेंथ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इज दैट क्लियर। देखो नेक्स्ट बारी आता है बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मतलब पानी वाला जो था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम क्या बुला सकते हैं, प्रेशर भी बुला सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा प्रेशर पी तो हमने लिख दिया, स्ट्रेन की जगह हमने माइनस डेल वी बाई वी लिखा। ऐसा क्यों लिखा, खुद सोच के देखो। देखो हमारा एक कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं कि जो बल्क मॉडुलस है इसका साइन हमको हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। अभी हमको ये पता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो अगर प्रेशर इंक्रीज करता है, डेल वी का साइन क्या होगा, नेगेटिव। बाहर ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअली इनफैक्ट इसको प्रेशर नहीं लिखे, मुझे हमको डेल पी लिखना चाहिए। डेल पी इज ए बेटर वे ऑफ राइटिंग दिस। सो डेल पी अगर पॉजिटिव होगा, डेल वी नेगेटिव होगा, हमने और एक माइनस साइन लगा के रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर ऐसा हो कि प्रेशर डिक्रीज करे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो डेल वी का साइन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन डेल पी का साइन क्या होगा, डेल पी का साइन नेगेटिव होगा। और तुमने पहले से एक नेगेटिव लगा के रखा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर हमको के का, जैसे कि मैंने कहा कि के का वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे बाय कन्वेंशन, इसीलिए हमने आगे एक माइनस साइन देख रखा, ठीक है ना। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट सा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी मॉडुलस, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मॉडुलस का वैल्यू अगर ज़्यादा होता है, अगर मैं किसी दो रॉड्स को कंपेयर कर रहा हूँ, एक का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, एक का यंग्स मॉडुलस कम है, इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है उसका लेंथ बदलना बहुत मुश्किल होगा। बिकॉज ध्यान से देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला था, उससे ऊपर क्या था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन था ना, है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अगर मैं इसको बोलूँ
इसको ऐसे पढ़ सकते हो, स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन, मतलब पर यूनिट स्ट्रेन के लिए कितना स्ट्रेस डेवलप होता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा उतना रेस्टोरिंग फोर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, बिकॉज स्ट्रेस को बनाने वाला कौन है, रेस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया स्ट्रेस। तो पर यूनिट स्ट्रेन अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो तुमको ये समझना है कि उस बॉडी में रिकवर करने का अपने शेप को रिकवर करने का जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर रिकवर करने का टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसको डिस्टर्ब करना, उसको डिफॉर्म करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। तो अगर तुमको ये दिख रहा है कि किसी रॉड का यंग्स मोडुलस ज़्यादा है तो तुमको ये फील आना पड़ेगा कि इस रॉड को अगर तुम बिगाड़ना चाहो, उसका लेंथ को लंबा करना चाहो या छोटा करना चाहो, वो मुश्किल होगा। सिमिलरली अगर मैं बल्क मॉडुलस के टर्म्स में बात करूँ, मतलब ये तुमको ये बताता है कि कितना आसानी से हम किसी चीज़ को कंप्रेस या एक्सपांड कर सकते हैं। तो सॉलिड्स का बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा, उसके बाद लिक्विड का बारी होगा, उसके बाद गैसेस का बारी होगा। मतलब मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा, इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करना ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, और थोड़ा सा दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी को हम प्रेशर इक्वल टू बराबर प्रेशर होता है, ये तुमको मिलेगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में। एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी उसको हम क्या लिखते हैं, गामा पी लिखते हैं, वेयर गामा इज इक्वल टू CP/C। ठीक है, अगर तुमको ये फॉर्मूलास याद है तो तुम रिलेट कर पाओगे, ये चीज़ हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में पढ़ाते हैं। फाइन, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक लेक है, दिख रहा है लेक, ये सरफेस ऑफ द लेक है, दिस इज सम h डेप्थ बिलो द लेक, फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक एट व्हिच डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1% ग्रेटर देन एट द सरफेस। सरफेस में जितना डेंसिटी है, नीचे जाने के बाद उसका डेंसिटी, कितने डेप्थ में जाने के बाद उसका डेंसिटी 1% से इंक्रीज हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर डेंसिटी क्यों इंक्रीज करें? ऑब्वियस है ना यार। फॉर एग्जांपल मैंने एक V वॉल्यूम कंसीडर किया, V वॉल्यूम में मास, अगर मैं उतना ही वॉल्यूम नीचे कंसीडर करूं, सॉरी मैंने गलत बोला, उतना वॉल्यूम नहीं, एम मास का एक वॉल्यूम हमने कंसीडर किया, उसी एम मास का वॉल्यूम अगर मैं नीचे कंसीडर करूं, वो वॉल्यूम जो होगा छोटा होगा, बिकॉज खुद सोच के देखो, अगर मैं h डेप्थ नीचे चला जाऊँ, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो दबा देगा, तो छोटे जगह में एम मास आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड विल बी मोर क्लोजली स्पेस्ड और पास आ जाएंगे। ठीक है, तो वही एम मास एक छोटे वॉल्यूम में अकोमोडेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑन टॉप ऑफ द सरफेस। तो नीचे जाने के बाद डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक V वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल अगर मैं कांस्टेंट मास मानता हूँ, क्या मानता हूँ, एक कांस्टेंट मास मानता हूँ, तो कांस्टेंट मास का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अभी अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन मास का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। सो लेट अस से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो मैंने रो को रख दिया, V को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 1, प्लस V को रख दिया, रो को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, d रो बाई डी, है ना। और हमको ये भी पता है कि इस dm/dv का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज मास तो नहीं बदलेगा। तो अभी अगर मैं dv से दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हमको क्या मिलेगा, रो इंटू dv प्लस v इंटू डी रो, ये हमको एक्सप्रेशन मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमको बोला गया है कि डेंसिटी कितने से बदल जाता है, 1% ग्रेटर देन एट द सरफेस, राइट। सो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लेट अस राइट d रो बाई रो। व्हाट इज d रो, चेंज इन द डेंसिटी, ठीक है ना। d रो बाई रो अगर हमने ऐसा लिख दिया, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस dv बाई, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा ये मिलेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, लेकिन यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो k को हम क्या लिख सकते हैं, dp दैट इज चेंज इन प्रेशर, dv बाई v लिख सकते हैं विद अ माइनस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, dv बाई v की जगह, चलो ध्यान से देखो, दिस इज dv बाई v, दिख रहा है, dv बाई v अगर हमने लिख दिया तो माइनस में dp बाई k लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज dp बाई k। व्हाट इज dp? dp इज द चेंज इन प्रेशर इन दिस केस। डेंसिटी कितना चेंज हो गया, 1% ग्रेटर एट द सरफेस, मतलब डिफरेंस कितना होगा, 1% होगा। तो 1% को हम क्या लिख सकते हैं, 1% ऑफ रो, नीचे रो दे विल बेसिकली कैंसिल आउट। dp इज व्हाट, चेंज इन प्रेशर, ऊपर जो भी प्रेशर होगा, h डेप्थ अगर नीचे चला जाओगे तो प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा, रो g h, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि, समझ में आया? तो ये जो रिलेशन है, यहाँ से हम आराम से h का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज रो डेंसिटी g k का वैल्यू दिया हुआ है 1/100 यहाँ पर दिया हुआ है, एंड आई थिंक सो डेंसिटी यहाँ पर टॉप में दिया हुआ है क्या, अच्छा पानी है, तो ऑब्वियसली पानी का डेंसिटी टॉप सरफेस में हम कितना मान लेंगे, 1000 kg/m3। तो रो तो हमको पता है, दिस इज बेसिकली द डेंसिटी एट द टॉप। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो इस रिलेशन को यूज करके हम
इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर उन्होंने एच निकाला और एच की जगह नीचे रो जी मल्टीप्लाई कर दिया, रो जी। सो इन दिस केस क्या होगा, रो की जगह उन्होंने क्या पुट कर दिया, रो की जगह उन्होंने पुट कर दिया तुम्हारा 1000 kg/m3, इट इज बेसिकली द डेंसिटी एट द टॉप सरफेस। ऊपर में तो लिक्विड पानी का जो नॉर्मल डेंसिटी वही होगा। ठीक है, तो रो की जगह 1000 kg/m3 पुट कर देना। जी का वैल्यू हमको पता है, के का वैल्यू दिया हुआ है 1/100 है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन से हम बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। इट्स वेरी सिंपल, शेयर स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं बाई, स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं फाई लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने का, हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विद स्ट्रेस। इट्स ए वेरी वेरी फेमस ग्राफ, बहुत सब लोगों ने देखा होगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। सो दिस इज बेसिकली द एक्स एक्सिस, दिस इज बेसिकली द वाई एक्सिस। और अगर तुमको ये बात पता है कि एक्स हमेशा क्या होता है इनपुट एंड वाई क्या होता है हमेशा आउटपुट, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर स्ट्रेन हो गया इनपुट, स्ट्रेस हो गया आउटपुट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पहले स्ट्रेन आएगा फिर स्ट्रेस डेवलप होगा, या पहले स्ट्रेस डेवलप होगा फिर स्ट्रेन डेवलप होगा। बहुत लोग इसको गलत तरीके से परसीव करते हैं। मैं फिर से तुमको समझाता हूँ, जब तक बॉडी डिफॉर्म नहीं होगा, जब तक बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच का जो स्पेसिंग नहीं बदलेगा, तब तक रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा। और जब तक रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा, तब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रेस को बनाने वाला कौन है, रेस्टोरिंग फोर्सेस है। बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो सबसे पहले बॉडी में क्या आना है, स्ट्रेन, उसके बाद क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो इसमें गलती नहीं करने का। ठीक है, तो अभी अगर हम किसी फॉर एग्जांपल रॉड है, रॉड को हमने मेटल रॉड को खींचा है, और अगर हमने उसके स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं, देन द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। वेरी वेरी कॉमन ग्राफ, बहुत लोगों ने देखा है। O2A, इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। इसी लिमिट में, इसी रीजन में हमारा हुक्स लॉ वैलिड है ना। हुक्स लॉ तो हमेशा वैलिड नहीं है ना, कौन से रीजन में वैलिड है, इस रीजन में वैलिड है। O से लेके B तक के रीजन का हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं, B इन दिस केस इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ये इलास्टिक लिमिट इसलिए कहा जाता है कि अगर तुम इस स्टेज तक किसी बॉडी को लेके जाओगे, उसके बाद अगर तुम डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा दोगे, तो बॉडी फिर से अपना शेप एंड साइज कंप्लीटली रिकवर कर लेगी। लेकिन अगर तुमने B पॉइंट को क्रॉस कर दिया, इस रीजन में, BC वाले रीजन में अगर तुम डिफॉर्म करके बॉडी को BC वाले रीजन तक लेके आ जाओगे, उसके बाद अगर तुम उस बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा दोगे, तो बॉडी नो डाउट रिकवर तो करेगा, लेकिन एग्जैक्टली स्टार्टिंग वाला अपना कन्फिगरेशन अचीव नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन रह जाएगा। सी जो है, सी को हम यील्ड पॉइंट बुलाते हैं, सी को हम यील्ड पॉइंट बुलाते हैं। यील्ड पॉइंट क्या, देखो फॉर एग्जांपल तुमने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि तुम्हारे पास प्लास्टिक का पॉलीथीन है और तुम उसको खींच रहे हो, इनिशियली बहुत टाइट है टाइट है टाइट है, फिर एक टाइम आता है कि वो पूरा फैल तो जाता है और बहुत आराम से फैलना चालू करता है। इट्स वेरी ईजी, फैलते 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 फिर टूट जाता है। तो वो जो फैलना चालू करता है ना, बहुत आराम से, एकदम आराम से खुलना चालू कर देता है, वो जो वक्त है जब वो जो प्लास्टिक का जो शीट है वो एकदम एज ए फ्लूइड जैसा बिहेव करता है, मतलब खींचते रहता है आराम से, रबर बैंड जैसा एकदम च्युइंगम जैसा खींच जाता है। वो जो जगह है उसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है वो एक बेसिकली विस्कस फ्लूइड जैसा बिहेव कर रहा है, वो खींचे जा रहा है खींचे जा रहा है, उसको हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। और अगर हम यील्ड पॉइंट को भी क्रॉस कर देते हैं तो कुछ देर के बाद बॉडी टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आया? डी हो गया हमारा फ्रैक्चर पॉइंट, सी हो गया हमारा यील्ड पॉइंट। इस वक्त वो जो बॉडी है वो फ्लूइड जैसा फ्लो करना चालू करता है, एक्सटेंड होना चालू करता है। और ध्यान से देखो, BC वाला जो रीजन है, यहाँ तक अगर तुम बॉडी को पहुंचा दोगे, उसके बाद तुम उस बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा दोगे, तो बॉडी नो डाउट वो रिकवर करेगा, लेकिन कंप्लीटली रिकवर नहीं करेगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन उस बॉडी के अंदर रह जाएगा। और अगर तुम B2C या B2C वाले रीजन को देखोगे ना, तो ध्यान से देखो कि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो ये B2C बहुत ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट हुआ, लेकिन स्ट्रेस बहुत कम डेवलप हुआ, B2C है ना। ये Y एक्सिस में ये जो है, दिस इज ये जो गैप है, मतलब स्ट्रेन वाला एक्सिस में, मतलब ये बताना चाहता है कि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। वो जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा लंबा खींच तो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो बहुत ही कम है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। सो दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस किया, दैट इज द ब्रेकिंग फोर्स पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब डी पे जो फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, उस वक्त का जो स्ट्रेस है उसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दैट स्ट्रेस इज व्हाट, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ओके, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको याद रखना है। ठीक है,
और नेक्स्ट हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ डील करेंगे, दैट इज रॉड एज ए स्प्रिंग। बहुत सिंपल है, एकदम सीधा सीधा बोलूँगा, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सिर्फ उतना याद रखना काफ़ी है। एक रॉड है, दिख रहा है ना, उस रॉड को अगर मैं F4 से खींचूंगा वो खींच जाएगा, देखो ये डेल एल लेंथ से खींच गया। जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, अगर एक स्प्रिंग है उसका खुद का एक नेचुरल लेंथ होगा, उसको अगर मैं F4 से खींच दूँ तो डेल एल लेंथ से फॉर एग्जाम्पल वो खींच जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा इस केस में, F के केस में, तो हम क्या करेंगे, y इन दिस केस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई, हम क्या लिख देंगे, ओरिजिनल लेंथ। तो ध्यान से देखो, F के जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज A y बाई कैपिटल L, ए वाई बाई कैपिटल एल इंटू हम क्या लिख सकते हैं, डेल एल लिख सकते हैं ना। अच्छा, स्प्रिंग के केस में हम फोर्स क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू के एक्स, वेर एक्स इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और यहाँ पर जो डेल एल है दैट इज चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड। अगर तुम दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करो, बोथ द एक्सप्रेशंस आर एक्जैक्टली सेम, हम के जगह इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, ए वाई बाई एल लिख सकते हैं, बिकॉज ए वाई बाई एल जो टर्म है वो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वाई क्या है, वाई हो गया यंग्स मॉडुलस, एंड एल क्या है, लेंथ ऑफ दी रॉड। दैट मीन्स अभी से कभी भी तुमको रॉड दिखाई दे, तुम उसको कैसे इमेजिन करोगे, स्प्रिंग जैसे इमेजिन करोगे। जैसे कि इस केस में दो रॉड्स दिख रहे हैं, तो तुमको क्या दिखना चाहिए, दो स्प्रिंग दिखना चाहिए। इज दैट क्लियर? इन दोनों स्प्रिंग को तुम रिप्लेस करके एक सिंगल स्प्रिंग बना सकते हो। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर इसका K1 है, इसका K2 है, तो K इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। K1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, A1 Y1 बाई L1, एंड K2 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, A2 Y2 बाई L2। बात समझ आया? बहुत बहुत सिंपल है। इस केस में देखो, एक दो तीन स्प्रिंग्स तुमको दिखना चाहिए, इसके लिए एक स्प्रिंग, इसके लिए एक स्प्रिंग, इसके लिए एक स्प्रिंग, और सबका के का वैल्यू क्या होगा, ए वाई बाई एल। कोरस्पोंडिंग ए पुट करना, कोरस्पोंडिंग वाई पुट करना, कोरस्पोंडिंग एल पुट करना, और तुमको के का वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, जैसे कि मैं तुमको दिखाता हूँ क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाता है। ये मास एम इज अटैच्ड विद रॉड्स एज शोन इन द फिगर, दिख रहा है, एम मास को हमने रॉड के साथ हैंग करके रखा है। द मास इज स्लाइटली स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड, whether the motion of mass is SHM, if yes then find out the time period। yes, the motion is SHM because मैंने just now डिस्कस किया कि इन दोनों रॉड्स को हम स्प्रिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं, स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। तो रॉड को रॉड मान के सॉल्व मत करो, स्प्रिंग मान के सॉल्व करो। दो स्प्रिंग दिख रहा है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो हमको के इक्विवेलेंट मिलेगा उसका वैल्यू कितना होगा, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। एंड K1 का वैल्यू क्या होगा ये बताओ, K1 का वैल्यू होगा एज कम्पेयर टू दिस, दैट इज A1 Y1 डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, L1 लिख सकते हैं, एंड K2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज A2 Y2 डिवाइडेड बाय नीचे हम क्या लिख सकते हैं, L2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो, दैट इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट, एंड k इक्विवेलेंट की जगह तुमको सिर्फ ये वैल्यू पुट करना है, तो तुमको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, जैसे पता है वैसे ही याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बारी आता है कि ये बताने का कि अगर तुमने रॉड को खींचा तो उसमें लेंथ इंक्रीमेंट आएगा, जस्ट लाइक स्प्रिंग को खींचोगे तो उसके लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता ही नहीं होता। सिमिलरली इस रॉड के अंदर क्या स्टोर होता है, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितना होगा, जैसे स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हो ऐसे ये इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हो, तो इसके केस में क्या लिखोगे, दैट इज यू इक्वल टू हाफ के की जगह क्या लिख दोगे, के की जगह लिख दोगे ए वाई वाई एन इंटू एक्स स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख दोगे, डेल द होल स्क्वायर। बात समझ में आया? ओके, हमेशा इस पर याद रखना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इसमें स्ट्रेस का वैल्यू पुट करना, स्ट्रेन का वैल्यू पुट करना, तुमको एक्जैक्टली ये वाला एक्सप्रेशन फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम u डिवाइडेड बाय अगर हम वॉल्यूम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, u डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखो एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन नहीं चाहिए, तुम डायरेक्टली इसको क्या बोलोगे, वी कॉल इट एज एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी इन दिस केस, इसको भी तुम ऐसे याद रख सकते हैं, दैट इज हाफ इनटू क्या लिख सकते हैं हम, स्ट्रेस है ना, इनटू क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन। बस इतना ही याद रखना है, इसमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है, लेट्स सी। ओके, ये देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या है, बहुत मज़ेदार कहानी है। देखो दो वॉल्स है, वॉल्स के बीच में हमने
एक रॉड को फंसा के रखे, द रॉड इज स्ट्रैप्ड बिटवीन द टू वॉल्स, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वाई इज द लेंथ मॉडुलस, अल्फा इज द coefficient of thermal expansion. Alpha is the coefficient of thermal expansion. यहाँ पर thermal expansion के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं इस रॉड को गर्म करूँ, इस रॉड के टेम्परेचर को बढ़ा दूँ, तो क्या होगा? तो लीड टू थर्मल एक्सपांशन, ये बड़ा होना चाहेगा। इज दैट क्लियर? अगर ये रॉड फ्री होता तो उसके लेंथ में कितना चेंज आता है ये बताओ। अगर इस रॉड को हम दोनों वॉल्स के बिटवीन फंसा के नहीं रखती, रॉड अगर फ्री होता तो इसके लेंथ में कितना चेंज आता? एल अल्फा इंटू डेल्टा। ये फॉर्मूला याद है ना? इज दैट क्लियर? सो दिस शुड हैव बीन द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। अभी केस क्या है? देखो, केस ये है कि तुमने रॉड को दोनों वॉल्स के बीच में फंसा के रखा है, वो नेचुरली लंबा होना चाहते हैं, तुमने खींच के लंबा नहीं किया, ये नेचुरली लंबा होना चाहते हैं और तुमने रोक के रखा। समझ में आ रहा है? सो इवन दो तुमको दिख रहा है कि रॉड का लेंथ चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें स्ट्रेस तो डेवलप हुआ है। बात समझ में आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है जहां पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि इवन दो देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, स्टिल देयर इज सम स्ट्रेस डेवलप्ड। बिकॉज ऐसे सिचुएशन में तुम ऐसा सोचो कि रॉड अगर फ्री होता तो वो नेचुरली लंबा होना चाहता, वो चाहता कि उसका लेंथ डेल अमाउंट से इंक्रीज हो जाए, हमने उसको होने नहीं दिया, तो स्ट्रेस तो डेवलप होगा। डेफिनेटली वॉल ने इस रॉड पे किधर फोर्स लगाया होगा? वॉल ने रॉड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा। इज दैट क्लियर? और इस फोर्स ने इस चेंज इन लेंथ को रोक के रखा है। तो फोर्स एफ का वैल्यू कितना होगा ये बताओ? व्हाट विल बी द फोर्स इन दिस केस? राइट, फोर्स का वैल्यू क्या होता है? के इंटू डेल एल होता है ना? और के की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए वाई वाई एल हम लिख सकते हैं, एंड डेल एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, इट इज एल अल्फा इंटू डेल टी। दिख रहा है? एक मिनट, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एल एल बेसिकली कैंसिल आउट, और एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए वाई अल्फा इंटू डेल टी। तो ये जो फोर्स डेवलप हुआ है इसको हम थर्मल फोर्स कहते हैं, और इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस क्या होगा इन दिस केस? फोर्स बाय एरिया। दिख रहा है? एक को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? दैट इज वाई अल्फा इंटू डेल टी। ठीक है, देखो वाई अल्फा इंटू डेल टी, वाई अल्फा इंटू डेल टी, इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज द थर्मल स्ट्रेस। इज दैट क्लियर? इसका कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इवन दो देयर इज नो चेंज इन लेंथ, even though there is no change in length, there is some stress developed, and in this case तुम चेंज इन लेंथ किसको मानोगे? k इंटू डेल एल लिखते हो ना, ये जो डेल एल है, ये डेल एल है क्या? एक्चुअली में चेंज इन लेंथ तो हुआ नहीं है। डेल एल इज दैट लेंथ, दैट चेंज इन लेंथ व्हिच शुड हैव हैपेंड अगर ये रॉड फ्री होता। तो याद रहेगा ये चीज, बस उसी डेल एल को इस फॉर्मूला में पुट करना है और अपना प्रॉब्लम करना है। ठीक है, अभी हम थोड़ा लिक्विड्स को लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है विस्कोसिटी। सुना ही होगा विस्कोसिटी होता क्या है। देखो, कब जब कोई सॉलिड सरफेस किसी और एक सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन लगता है, राइट? एग्जैक्टली इसी तरीके से जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड को अगर मैं लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन करूँ तो ऊपर वाला लेयर और नीचे वाले लेयर के बीच देयर इज सम रिलेटिव मोशन, उनके बीच में टेंजेंशियल फोर्सेस लगते हैं जस्ट लाइक फ्रिक्शनल फोर्सेस, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसी फोर्स को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। जैसे कि कोई रिवर फ्लो कर रहा है, राइट? तो हम रिवर के क्रॉस सेक्शन को अगर हम कंसिडर करें तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं? लेयर 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 लेयर, जो लास्ट वाला रिवर का लेयर है वो तो एकदम जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में है, बॉटम के साथ कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, और फ्लूइड्स में ये माना जाता है कि सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस के बीच अगर कोई कांटेक्ट है तो उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, मतलब उनके बीच का विस्कोसिटी इतना ज़्यादा है कि रिवर के बॉटम के साथ जो रिवर का लेयर, पानी का लेयर कांटेक्ट में रहेगा वो कभी मूव नहीं करेगा। बट एज वी मूव अप व्हाट विल हैपन? द स्पीड ऑफ द लेयर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरे लेयर का वेलोसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इफ यू मूव अप देयर विल बी रिलेटिव मोशन, एंड बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन कुछ टेंजेंशियल फोर्सेस डेवलप होंगे दोनों लेयर्स के बीच, और ये जो टेंजेंशियल फोर्स होगा ये इनके रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। जैसे कि मैं तुमको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेट अस से ये जो है ये ग्राउंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना? ये लेयर जो है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0। नेक्स्ट लेयर का वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा ऐसा, नेक्स्ट लेयर का वेलोसिटी और थोड़ा ज़्यादा होगा, नेक्स्ट लेयर का वेलोसिटी और थोड़ा ज़्यादा होगा, नेक्स्ट लेयर का वेलोसिटी और थोड़ा ज़्यादा होगा, नेक्स्ट लेयर का वेलोसिटी और थोड़ा ज़्यादा होगा। दिख रहा है? तो मैंने यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम बनाया। मैंने ऐसा बनाया कि अगर मैं लेयर बाय लेयर सबसे बॉटम मोस्ट लेयर के बारे में बात करूँ तो इसका वेलोसिटी 0 है, उसके ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी थोड़ा बढ़ गया, उसके ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी और थोड़ा बढ़ गया। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं लेयर सी और लेयर बी को कंपेयर करूँ तो लेयर बी के रिस्पेक्ट में लेयर सी का वेलोसिटी ज़्यादा है, लेयर बी के रिस्पेक्ट में लेयर बी
लेयर बी के रेस्पेक्ट में लेयर सी आगे भाग रहा है, तो उस पे, इस पर्टिकुलर लेयर पे अगर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो किस तरफ लगेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बी के रेस्पेक्ट में अगर सी वाला लेयर आगे भाग रहा है तो इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा इस तरफ, है ना। एंड लेयर सी के रेस्पेक्ट में, लेयर सी के रेस्पेक्ट में लेयर बी पीछे रह जा रहा है, लेयर सी के रेस्पेक्ट में लेयर बी पीछे रह जा रहा है, तो इस पे टेंजेंशियल फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। ठीक है, मैं एफ, ये मैंने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया फोर्स का डायरेक्शन, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स, और इसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। तो अगर मैं सीधा सीधा कहना चाहूँ, नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर की स्पीड को घटाना चाहेगा, एंड ऊपर वाला लेयर जो है वो नीचे वाले लेयर की स्पीड को बढ़ाना चाहेगा, ताकि उनके बीच का रिलेटिव मोशन क्या हो जाए, ताकि उनके बीच का रिलेटिव मोशन कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। बात को समझ में आ रहा है? तो देखो, ये विस्कस फोर्सेस बेसिकली क्या करते हैं, ये विस्कस फोर्सेस बेसिकली लिक्विड का जो एनर्जी उसको डिसिपेट कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है ना। तो इसी विस्कस फोर्सेस के अगेंस्ट में अगर मुझे लिक्विड के फ्लो को मेंटेन करना है तो मुझे बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर देना पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किए लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। देखो, विस्कोसिटी का बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी ऑब्जर्व किया है, तुमने एक कप में चाय लिया, कॉफी लिया फॉर एग्जाम्पल, और उसको तुमने स्पून से क्या किया, स्टीर किया। स्टीर समझ में आता है? ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया, फिर उसको छोड़ दो, तो कुछ देर के बाद तुमको दिखेगा कि वो जो कॉफी गोल गोल घूम रहा था वो घूमते घूमते स्लो डाउन हो जाएगा, एंड फाइनली कॉफी का जो कॉफी वाला जो लिक्विड है वो रेस्ट में आ जाएगा, वो और गोल घूम नहीं रहा होगा। अभी इस तरीके से समझो कि हमने जब स्पून डाला, स्पून डाल के जब हमने इसको गोल घुमाया, मैंने बेसिकली इसको काइनेटिक एनर्जी दिया, दैट वाज द रीजन वो गोल घूम रहा था। लेकिन जब मैं इसको घुमाना बंद कर दूं, जब मैं स्पून को निकाल के लेके आ जाऊं, जब वो कॉफी अपने आप घूमे, कुछ देर के बाद वो घूमना बंद कर देता है, बिकॉज उनके लेयर्स के बीच का जो विस्कस फोर्स है वो एनर्जी को डिसिपेट कर देता है, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बचता, इसलिए वो रुक जाता है। सिमिलरली खुद सोच के देखो, अगर मैं किसी पानी के बॉटल से पानी को गिराओ तो वो आराम से फ्लो करके गिरेगा, लेकिन कोल तार को गिराओ, कोल तार, बिटुमेन देखा है ना, जो बाहर के जो रोड है, रोड के ऊपर जो ब्लैक कलर का लेयर डालते हैं वो लिक्विड लेयर, वो जो है वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी इंक्लाइन प्लेन से पानी को गिरा रहे, एंड फॉर एग्जाम्पल हनी को गिरा रहे, किसको गिरा रहे, हनी को गिरा रहे, तो तुमको ये दिखेगा कि पानी ना खुशी खुशी दौड़ दौड़ के नीचे आ जाएगा, लेकिन हनी जो है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, उसका फ्लो जो होगा वो बहुत स्लो होगा, बिकॉज हनी के केस में विस्कस फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वाटर। दैट इज़ द रीज़न हनी का फ्लो बहुत स्लो होता है, लेकिन पानी का फ्लो क्या होता है, बहुत रिलेटिवली ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट केस। सो दिस आर सम एग्जाम्पल्स जो तुमको विस्कस फोर्स का फील देगा कि विस्कस फोर्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अभी हम इस विस्कस फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, सबको ये फॉर्मूला पता है, F = माइनस ईटा ए dv/dx, है ना। मैं बस इसको और एक बार दोहरा देता हूँ। लेट अस से x हाइट ऊपर, क्या बोला मैंने, x हाइट ऊपर, इस लेयर का वेलोसिटी मैंने कितना माना, ध्यान से देखो, इस लेयर का जो वेलोसिटी उसको मैंने v माना, और अगर मैं dx ऊपर चला जाता हूँ, x तक, x हाइट ऊपर हमने एक लेयर को आइसोलेट किया, उस लेयर के पास कितना वेलोसिटी, v वेलोसिटी है, उससे ऊपर अगर मैं और dx डिस्टेंस ऊपर जाता हूँ तो उस लेयर का वेलोसिटी बढ़ के कितना दिखता है मेरे को, v + dv होता है। तो dx लेंथ में लेयर का वेलोसिटी कितना बढ़ गया, dv/dx। समझ में आया? मतलब dx लेंथ में लिक्विड का वेलोसिटी कितना अमाउंट से इंक्रीज हो गया, dv अमाउंट से इंक्रीज हो गया। इसको हम क्या बुलाते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम क्या बुलाते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक तो जो हमारा विस्कस फोर्स है वो इस पर डिपेंड करता है, सेकेंडली विस्कस फोर्स इस पर भी डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, मतलब ये जो दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, कितना एरिया कांटेक्ट में, जितना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, तभी इन दोनों रिलेशन को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट लाते हैं तो हम उसकी जगह ईटा पुट कर देते हैं, ईटा ए dv/dx। dv/dx is nothing but velocity gradient, a is the area of cross section, and this is the entire formula for the force of viscosity. Eta is called as the coefficient of viscosity. माइनस साइन यही रिप्रेजेंट बताता है कि तुमको ये जो विस्कस फोर्स है वो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। दैट इज द रीजन हमने यहाँ पर माइनस साइन दे के रखा है। इज दैट क्लियर? सिंपल सा है। अच्छा, अभी थोड़ा सा डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं कि विस्कस फोर्स एंड जो सॉलिड फ्रिक्शन, जिनके बारे में हमने हमेशा डिस्कस किया। फ्रिक्शन सॉलिड सरफेसेस में होता है, विस्कोसिटी लिक्विड सरफेसेस में होता है, दोनों में डिफरेंस क्या, ध्यान से देखो।
विस्कस फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ लिक्विड कॉन्टैक्ट में होगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। याद है ना ये चीज़, जितना भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू पूछूँ तो क्या होगा, म्यू एन होगा, म्यू एस इंटू एन, या काइनेटिक फ्रिक्शन पूछूँ तो म्यू के इंटू एन। ऐसे एक्सप्रेशंस में कभी भी एरिया नहीं आता। तो सॉलिड फ्रिक्शन जो है, दो सॉलिड सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन लगता है वो कभी भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन विस्कस फोर्स जो है वो डेफिनेटली एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। विस्कस फोर्स एक लेयर का वेलोसिटी दूसरे रिस्पेक्ट में कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, dv by dx पे डिपेंड करता है। मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के रेस्पेक्ट में कितना जल्दी भाग रहा है उस पर डिपेंड करता है कि विस्कस फोर्स कितना होगा। लेकिन अगर सॉलिड में दो लेयर्स एक दूसरे के अक्रॉस घिस रहे हैं तो फ्रिक्शन तो कांस्टेंट लगता है, और इस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। वो वेलोसिटी, दो लेयर्स के बीच का वेलोसिटी कितना है, या दो लेयर्स का जो रिलेटिव वेलोसिटी है। सॉलिड फ्रिक्शन के केस में फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। जैसे कि विस्कस फोर्स जो है वो नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करता, दो लेयर्स के बीच कितना प्रेसिंग टेंडेंसी है, लिक्विड के दो लेयर्स के बीच कितना प्रेसिंग टेंडेंसी है उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन फ्रिक्शन जो है वो डेफिनेटली नॉर्मल पे डिपेंड करता है। नॉर्मल जितना ज़्यादा होगा, दोनों सरफेसेस के बीच इंटरलॉकिंग उतना ज़्यादा होगा, सॉलिड फ्रिक्शन भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चल के देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैं एक बात तुमको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि सॉलिड सरफेस के साथ अगर कोई लिक्विड कांटेक्ट में है, सॉलिड सरफेस अगर रेस्ट में है तो लिक्विड को भी रेस्ट में रहना है। सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस के बीच कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। बात समझ आया? अच्छा, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ए मैन इज रोइंग ए बोट विद ए वेलोसिटी v नॉट। देखो ये जो बोट है ये v नॉट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, एंड बोट के साथ ये जो पानी का जो टॉप लेयर है जो कि इमीडिएट कांटेक्ट में है उसका भी वेलोसिटी मैं क्या मानूंगा, v नॉट। क्योंकि मैंने जस्ट नाउ कहा था कि सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस के बीच कोई रिलेटिव मोशन हो नहीं सकता। बोट जो कि एक सॉलिड सरफेस है जो कि v नॉट वेलोसिटी से आगे ट्रैवल कर रहा है, जो कि इस लिक्विड के टॉप सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, उसका भी वेलोसिटी क्या होगा, v नॉट होगा। और बात को समझो, अगर मैं नीचे चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, इस लेयर के बारे में बात करूँ, ये जो है वो रिवर के बॉटम के साथ कांटेक्ट में है, रिवर का बॉटम रेस्ट में है तो ये लेयर भी रेस्ट में होगा। तो वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। इस वाले लेयर का वेलोसिटी थोड़ा कमेगा, इस वाले लेयर का वेलोसिटी थोड़ा कमेगा, इसका थोड़ा कमेगा, ऐसा कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम होगा। तो अगर हमको वेलोसिटी ग्रेडियंट चाहिए, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट इन दिस केस इज व्हाट, डेल v बाई डेल z, तो हम क्या लिखेंगे, डेल v, चलो बाई डेल x लिख दिया हमने, है ना। ये हाइट को हमने डेल x लिख दिया। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, 0, ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, v नॉट। तो वेलोसिटी कितना बदल गया, v नॉट माइनस 0, और कितने डिस्टेंस में बदला, d डिस्टेंस में बदला। सो इन दिस केस वेलोसिटी ग्रेडियंट इन दिस केस इज व्हाट, v नॉट बाई d। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। वी नॉट इन ए रिवर, द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द बोट इज ए, बोट का कॉन्टैक्ट एरिया ए दिया हुआ है, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया हुआ है, द डेप्थ ऑफ द रिवर इज डी, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू रो द बोट। बोट को रो करने के लिए कितना फोर्स चाहिए। बात को समझो, बोट अगर आगे जा रहा है तो ये दिख रहा है, ये विस्कस फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। तो बोट को अगर तुमको जस्ट मूव करवाना है तो तुमको विस्कस फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बस सिंपल सा है यार, विस्कस फोर्स अगर हमको निकालना है उसका फॉर्मूला क्या था, ईटा एरिया ए dv बाई dx, जिसका जगह हम क्या लिख सकते हैं, v नॉट बाई t लिख सकते हैं। ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये जो फोर्स है हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस। इट्स वेरी वेरी सिंपल, हर एक क्वेश्चन को ऐसे करना है। सिर्फ एक छोटा सा चीज़ हमेशा याद रखना है, सॉलिड सरफेस के साथ अगर कोई लिक्विड का लेयर कॉन्टैक्ट में है तो उन दोनों लेयर्स के बीच कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। This is the last concept that we'll talk about, terminal velocity. Terminal velocity क्या मैं बताता हूँ। Let us take the case of a solid sphere, हाँ। तो जब इस solid sphere को हम, for example, एक बड़े से सिलेंडर है जिसके अंदर ऑयल है, उसके अंदर हमने ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, उसके अंदर हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। जब ये सॉलिड सिलेंडर, ध्यान से देखना, जब ये सॉलिड सिलेंडर उस लिक्विड के थ्रू, उस पर्टिकुलर ऑयल के थ्रू फ्लो करेगा, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि उस सॉलिड स्फीयर के रिस्पेक्ट में मैं ये कह सकता हूँ जो लिक्विड है वो ऐसा फ्लो करेगा, है ना, वो ऐसा फ्लो करेगा। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऑयल का लेयर इस सॉलिड स्फीयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, उसका वेलोसिटी कितना होगा, v नॉट। और जो ऑयल का लेयर
इस लिक्विड इस वेसल के साथ कांटेक्ट में, इस पर्टिकुलर वेसल के साथ कांटेक्ट में, इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। सो ध्यान से देखो, अगर मैं लिक्विड के लेयर का वेलोसिटी ग्रेडियंट बनाऊं तो लिक्विड का लेयर का कुछ ऐसा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। जो लिक्विड का लेयर या जो तेल का लेयर स्फीयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी स्फीयर जैसा ही होगा v नॉट, और जो तुम्हारे वेसल के साथ कांटेक्ट में है वो वेसल जैसा ही होगा जो कि 0 वेलोसिटी होगा। सो इन दिस केस इस स्फीयर पर डेफिनेटली एक विस्कस फोर्स लगेगा, या ड्रैग फोर्स भी हम बोल सकते हैं। एक ड्रैग फोर्स लगेगा, किसके तरफ लगेगा, द ड्रैग फोर्स बेसिकली विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। और उसका खुद का वेट होगा mg जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, एंड इसके साथ साथ क्या होगा, एक बाइंड फोर्स भी लगेगा। बात को समझो। तो as the sphere goes down, what will happen, the velocity of the sphere will keep on increasing, and when the velocity of the sphere keep on increasing, the drag force also will keep on increasing, because drag force किस पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और एक वक्त आएगा कि ये drag force fb के साथ मिलके क्या करेगा, mg को बैलेंस कर देगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, as the sphere goes down, the velocity of the sphere will keep on increasing. As the velocity of the sphere keeps on increasing, the drag force also will keep on increasing. The drag force keeps on increasing, and एक वक्त आएगा जब वो drag force bind force के साथ मिलके mg को बैलेंस कर देगा। उस वक्त इस स्फीयर पे नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, 0। उस वक्त इस स्फीयर का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। और उस वक्त इस स्फीयर का जो वेलोसिटी होगा vt, इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसके बाद ये स्फीयर जो है इसी वेलोसिटी से आगे ट्रैवल करेगा। बात समझ में आ रहा है। जब कोई प्लेन से कोई पैराशूट लेके जंप करता है ना, इसलिए तो वो बहुत स्पीड से गिरता है, बट एक टाइम के बाद पैराशूट खुलने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है, बिकॉज नीचे आते आते एक वक्त आता है जब उसका वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाता है। उस वक्त वो जब पैराशूट खोल देगा, उस पैराशूट पे ड्रैग फोर्स लगेगा, बाइंड फोर्स लगेगा, mg नीचे लगेगा, ऑल दिस फोर्सेस विल कैंसिल आउट एंड दे विल कम डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। खुद सोच के देखो, बारिश का पानी जो ऊपर से नीचे आता है, इतना ऊपर से नीचे आता है, जब वो नीचे आ रहा है, अगर बारिश का पानी कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट करके आएगा तो बाय द टाइम द ड्रॉप ऑफ वाटर रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ, कैन यू इमेजिन उस पानी के ड्रॉप का स्पीड कितना होगा अगर वो कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट करके आए। तो पानी का ड्रॉप, वो बारिश का पानी, बाय द टाइम इट रीचेस अर्थ, उसके पास इतना वेलोसिटी बन आ जाएगा कि वो बुलेट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। बारिश आने से हमको बंकर के अंदर घुसना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। जब वो बारिश का पानी नीचे आता है उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी लगता है, और एक वक्त आता है कि उस पानी का ड्रॉप का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आता है। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। उस टर्मिनल वेलोसिटी का हम इन सारे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, वो सब हम कैलकुलेशन अभी दिखा के कोई फायदा नहीं है। उस टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो ये है, दैट इज 2/9 r² ρ माइनस सिग्मा g बाई ईटा। इस फॉर्मूला को हमेशा हमेशा याद रखना, ठीक है ना। बॉल का डेंसिटी कितना है, रो, एंड सिग्मा क्या है, सिग्मा इन दिस केस इज द डेंसिटी ऑफ द गैस ऑफ द लिक्विड जिसके थ्रू ये फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। बस इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम में आता है, ठीक है। और बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। स्पेरिकल बॉल इज मूविंग विद द टर्मिनल वेलोसिटी इनसाइड द लिक्विड, डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस विद द रेडियस ऑफ द बॉल। हीट लॉस कितना हो रहा होगा, ड्रैग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। अच्छा, ड्रैग फोर्स के बारे में मैंने तुमको कहा ही नहीं, स्टोक्स लॉ है बेसिकली, ये छूट गया, मैं बता देता हूँ। स्टोक्स लॉ दैट मीन्स अगर एक स्पेरिकल बॉडी जो है इसका रेडियस r है, जो कि v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है किसी फ्लूइड के थ्रू, उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा, उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगा, उसके एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6 पाई ईटा rv, राइट। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड v इज द वेलोसिटी विद व्हिच द स्फीयर इज ट्रैवलिंग इनसाइड दैट लिक्विड। बात समझ आया, ओके। तो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था कि अगर एक स्पेरिकल बॉल जो है ये अगर एक कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से एक लिक्विड के थ्रू फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ हीट लॉस कौन कराएगा यार, हीट लॉस तो तुम्हारा ड्रैग फोर्स ही कराएगा, विस्कस फोर्स ही कराएगा। डायरेक्टली फोर्स इंटू वेलोसिटी 6 पाई r v इंटू वेलोसिटी, v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, वो वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली आ जाएगा। सो दिस आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स दैट वी नीड टू लुक एट। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये लोग ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस डिस्कशन को हम यही कंक्लूड करते हैं। आई होप सो तुमको समझ आया मैंने क्या कहा, तुमको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आ गया, अच्छे से सुन लेना, एंड बस इतना ही था। टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।